यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर टेस्ट सीरीज है दृष्टि आईएएस का, ठीक है। दृष्टि आईएएस के यहाँ पर जो पेपर रहेगा आप देख रहे हैं यहाँ पर 2605 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 5वां पेपर है आपका, राइट, 5वां पेपर है। उसके बाद हम लोग यहाँ से करेंगे टेस्ट नंबर 4। 5वां करने के बाद हम लोग 4 नंबर करेंगे, फिर 6 नंबर करेंगे, ऐसे करके करेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर बचे टेस्ट हैं वो हम लोग यहाँ पर जैसे मुझे मिलते हैं वैसे मैं आपको ये सब पेपर कवर कराता रहूँगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको वो भी पेपर होते रहेंगे। तो ये 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर 4 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, ऐसे करके मैं कराऊंगा। तो आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन से पेपर में लेके आने वाला हूँ दृष्टि का। तो यहाँ से देखो 5वां नंबर पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से आते हैं, ये भी पता होना चाहिए कौन सा पेपर है। जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स और यहाँ पर जनरल जो मेंटल एबिलिटी होती है वो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर से। पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अवशेषी एवं अपशिष्ट पर्वतों के उदाहरण होंगे। अवशेषी एवं अपशिष्ट पर्वतों के उदाहरण में से कौन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है एक तो यहाँ से हो जाएगा ये जो अवशेषी अथवा अपशिष्ट पर्वत होते हैं ये प्राचीन पर्वतीय प्रणालियों, दीर्घकालिक अपरदन और अपक्षय के परिणाम से निर्मित होते हैं जिनमें केवल प्रतिरोधी चट्टान के भाग रहे जाते हैं, जैसे कि अरावली पर्वतमाला है ना, ये क्या है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जवादी, ये जवादू पहाड़ियाँ, ये आंसर हो जाएंगे। क्या 2 बातें यहाँ से इसकी क्या हो जाएंगी, ये करेक्ट है। इसी प्रकार महेंद्रगिरी जो यहाँ पर पहाड़ी है ये पूर्वी घाट में संबंधित है और अपरदन अपक्षय की परिक्रियाओं को फलस्वरूप अवनयन अवशेष के उदाहरण बताता है। तो आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट है। 1 से अधिक आंसर होगा इसके। क्वेश्चन नंबर 2, बरखान यहाँ पर किस भू आकृति का ये प्रतिनिधित्व करता है ना। जो बरखान होता है किस भू आकृति का प्रतिनिधित्व करेगा, आंसर हो जाएगा दूसरे का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये करता है अर्धचंद्राकार बालू के टीले को लेकर के, ठीक है। बरखान अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं जो शुष्क क्षेत्रों में एक ही दिशा में प्रवाहित पवनों के कारण बनते हैं और ये सीमित बालू आपूर्ति को और ठोस सतह को जो क्षेत्र होते हैं उससे निर्मित होते हैं और इनके शीर्ष पवन की दिशा की ओर इंगित करता रहता है जो हवा के प्रवाह को दर्शाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, दूसरे का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, मेघालय पठार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये प्रायद्वीप पठार का ही विस्तार है, पहला क्या होगा, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट, एकदम सही बात है। क्योंकि मेघालय का पठार जो है जिसे शिलांग का पठार भी कहा जाता है ये प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है जो गारो राजमहल के गर्त द्वारा मुख्य भाग से पृथक होता है, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, गारो खासी जनतियाँ पहाड़ियाँ मेघालय का पठार से भाग होंगे, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट क्योंकि यहाँ पर ये जो इसके भाग होंगे ये भी बात यहाँ पर करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से सी करेक्ट आंसर है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के तटीय मैदानों के संबंध में विचार करना है। पश्चिमी तटीय मैदान उन्मग्न तटों के एक उदाहरण होते हैं, पहला। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है क्योंकि भारत के पश्चिमी तट की जो मैदान है जलमग्न तट के उदाहरण होते हैं जिनकी विशेषता जो आसमान और तटरेखाएं ज्योतिर्मुख होती हैं, पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़े होते हैं, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में पश्चिमी तटीय मैदान बंदरगाहों के विकास के लिए अधिक अनुकूल प्राकृतिक जो परिस्थितियां प्रदान करते हैं, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, सोचो, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि इसके विपरीत पूर्वी जो तट होते हैं वो अपेक्षाकृत सीधा डेल्टा नुमा होता है जिसके कारण प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या सीमित हो जाती है। 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 सही है। चौथे का आंसर क्या होगा, चौथे का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से बी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है। करेक्ट आंसर 5वें का हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है ये माजुली द्वीप, यहाँ से सही आंसर होगा 5वें का, ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा आबाद द्वीप होगा और इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी की गतिशील निक्षेपण जो प्रक्रिया होती है उसकी निरूपण जो प्रक्रिया होती है उसके यहाँ पर निर्माण के परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक है। और यह द्वीप अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत के विशेष रूप में वैष्णव मठ के लिए जाना जाता था और यह अपनी आर्द्रभूमि और समृद्ध जैव विविधता के कारण पारिस्थितिक तंत्र से यहाँ पर काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया जाता है। करेक्ट आंसर 5वें का ये करेक्ट है। क्वेश्चन 6, भागीरथी नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। करेक्ट आंसर 6 का हो जाएगा, ऐसे ये मिलती है देवप्रयाग, इसका सही आंसर होगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं, इसके पश्चात संयुक्त धारा को गंगा की नदी के रूप में जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित अलकनंदा नदी प्रणाली का 5 प्रयोगों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से देखते हैं इसको, 7वां नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा होती है। 7वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से
करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, आयु के आधार पर खादर की जो मृदा होती है, खादर की मृदा बांगर की तुलना में पुरानी जलोढ़ निक्षेप का प्रतिनिधित्व करती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी एकदम करेक्ट है, दोनों बातें यहां पर सही है। आंसर क्या होगा? सी आंसर करेक्ट आंसर सातवें का। क्वेश्चन 8 है, भारत के क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन सा? आठवें का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये है डी, मतलब सातवां। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है और इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यहाँ पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के जो प्रमुख बड़े देशों का स्थान प्रदान करता है। और भारत से बड़े केवल 6 देश हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, चीन, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया, जिनका क्षेत्रफल इससे अधिक है। इंपॉर्टेंट बात है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मालदा भ्रंश निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? 9वीं का आंसर हो जाएगा, ये अलग करता है किसको? एक तो आंसर हो जाएगा आपका जो आंसर इसका है दक्कन पठार और छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्थित मालदा भ्रंश प्रायद्वीपीय ब्लॉक मेघालय कार्बी आंगलोंग पठार के पूर्ववर्ती विस्तार को छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार तथा राजमहल पहाड़ियों से अलग करता है और ये भारतीय ढाल क्षेत्र में एक प्रमुख संरचनात्मक असंतुलन को दर्शाता है। ये विभाजन प्रायद्वीपीय पठार के विखंडन को, असमान उत्थान को उजागर करता है। आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? 10वीं का आंसर हो जाएगा, ये स्थित है अन्नामलाई पहाड़ी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 10वें का क्या होगा? बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अन्नाईमुडी 2695 मीटर प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है और ये पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। राइट, और इसके बाद सबसे यहाँ पर ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित डोडा बेट्टा जो 2637 मीटर है, इसके पश्चिमी घाट पर एक प्रमुख जल विभाजक के रूप में भी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, निम्नलिखित में से हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम को व्यवस्थित करना है आपको। सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से, एक तो पहला क्या हो जाएगा? काराकोरम पर्वत श्रृंखला, उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा यहाँ से लद्दाख पर्वतमाला, तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ से जास्कर पर्वतमाला। तीनों यहाँ पर सीरियल से लगे हुए हैं। राइट, आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 12 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबको पता होगा। आंसर यहाँ से 12वें का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तराई क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है और ये दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, जिसे किशनपुर और कतरनिया घाट वन्यजीव भी शामिल किया गया था। इस उद्यान की प्रमुख विशेषताएं दलदली घास के मैदानों, घने लाल वन तथा आर्द्र भूमियों का दहन, दलहन दलदल को लेकर के तराई जो परिस्थिति तंत्र है वो भी विशिष्ट इसकी पहचान होती है। 12 का बी। क्वेश्चन 13, बराकर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी होगी? आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर, दामोदर इसका सही आंसर है। ठीक है, बराकर नदी दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये झारखंड से हजारीबाग पठार के क्षेत्र से निकलती है और पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी पुल में गिरेगी। ठीक है, दामोदर नदी छोटा नागपुर का पठार के पूर्वी भाग में एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। डी आंसर है। क्वेश्चन 14 निम्नलिखित पर विचार करना है। बर्टलैंड आयोग रिकोबर्ट जो रिपोर्ट है उसने पहली बार व्यवस्थित रूप से वैश्विक संसाधन संरक्षण की अनुशंसा की थी। पहली बात 14 का यहाँ से क्या होगा? ये गलत है ना? पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्लब ऑफ रोम जो है ये वैश्विक संसाधन क्षय और विकास सीमाओं के लेकर चिंता व्यक्त करने को लेकर प्रारंभिक संगठनों में से एक था। विशेषकर 1972 में अपनी रिपोर्ट लिटमस टू ग्रोथ के माध्यम से बताया था। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है सतत विकास लक्ष्य जो उसकी अवधारणा 1972 में क्लब ऑफ रोम के प्रस्तुत की गई थी। ये बात मैंने आपको बताई भी, लेकिन ये बात गलत बता रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सतत विकास की अवधारणा जो है औपचारिक रूप से परिभाषित लोकप्रिय बनाने को लेकर ब्रटलैंड कमीशन है उसके तहत यहाँ पर की गई थी, है ना। इसका ब्रटलैंड होगा और इसका ये हो जाएगा, है ना। ऐसे करके घुमा दिया इसने, दोनों बातें गलत हैं। तीसरा, E.F. शूमाकर द्वारा लिखित पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल ने गांधीवादी दर्शन पर आधारित सतत एवं लघु स्तर के विकास पर जोर दिया था। तीसरी बात क्या होगी? ये करेक्ट है। ओनली 3 डी आंसर। क्वेश्चन 15 है, 15 नंबर है, हिमालयी श्रेणियों के संबंध में विचार करना है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य खाड़ियों को दून कहा जाता है। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से हिमालय की महत्तम श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से क्या है? दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 15 का सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 बोला है कि यहाँ पर एजेंडा
21 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसे रियो अर्थ समिट में अपनाया गया था। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, इसका उद्देश्य सतत विकास प्राप्त करना होगा। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड भी करेक्ट है। तीसरा, ये स्थानीय सरकारों को अपनी स्वयं की एजेंडा 21 तैयार करने को लेकर प्रोत्साहन करेगा। तीसरी बात भी करेक्ट हो जाएगी। 16 का डी सभी स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन 17, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा। ये किया था भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरास्टोस्थनीज 276 से 194 ईस्वी पूर्व उन्होंने किया था। ये ग्रीक शब्दों से बना था, जियो और पृथ्वी, है ना, मतलब जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफिक मतलब आपको वर्णन, मतलब पृथ्वी जो हमारा पृथ्वी का वर्णन करता है एक तरह से। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन 18 नंबर है, चिल्का झील के संबंध में विचार करना है। चिल्का झील जो भारत है उसकी दूसरी सबसे बड़ी भ्रमण झील है। पहला क्या होगा? 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत होगा। हाँ, पहला गलत है क्योंकि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लुमड़ झील जल की झील है, न कि दूसरी सबसे बड़ी। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है कि महानदी डेल्टा के ऊपर स्थित है। ये बात भी गलत है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जुड़ा एक लगून है और अपनी समृद्ध विविधता और पक्षी आवास के लिए पर जानी जाती है ना। तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, और ये ओडिशा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, उत्तर में स्थित नहीं है। ठीक है, याद रखना है, दोनों बातें गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पेडोलॉजी निम्नलिखित में से किसका जो वैज्ञानिक अध्ययन बताता है? ठीक है, पेडोलॉजी जो बताता है अध्ययन, ये बताता है जो मृदा के निर्माण है उसकी संरचना, वर्गीकरण और यहाँ पर जो वितरण है उसका अध्ययन बताएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 19 का जो करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी यहाँ से सही आंसर होगा मृदा का। ठीक है, ये भौतिक भूगोल और पृथ्वी विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ये कृषि, भूमि उपयोग और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को समझाने में सहायता करता है। 19C। 20 नंबर, ब्रह्मांड के विस्तार का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण किसने प्रदान किया था? 20 का आंसर हो जाएगा, ये प्रदान किया था एडविन हब्बल, इसका सही आंसर होगा। 1920 के दशक में एडविन जो हब्बल है इसने देखा कि आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इसी ब्रह्मांड से विस्तार की अवधारणा का जन्म हुआ था। इसने बिग बैंग थ्योरी को मजबूत समर्थन प्रदान किया था। आंसर सी करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर 21 को हो जाएगा, ये किया गया था आयोजित कोलकाता, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 12 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में किया था, है ना, यहाँ से करेक्ट होगा। और यह सम्मेलन एक द्विवार्षिक उच्च स्तरीय बैठक है। कौन है? द्विवार्षिक होगा, एक वर्ष में नहीं होता है। और यह सम्मेलन मुख्यतः रक्षा तैयारियों और संयुक्तता रणनीति की योजना पर केंद्रित होता है। और उल्लेखनीय कि 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में भोपाल में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 22 है, ब्लू इकोनॉमिक कॉन्क्लेव ब्लू टाइड्स जो है टू सोर्स वन विजन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? 22वीं का आंसर हो जाएगा, ये किया गया था करेक्ट आंसर कोच्चि में, ये यहाँ से आंसर होगा। ब्लू टाइम टू सोर्स वन विजन शीर्षक टू ब्लू इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आयोजन 18 से 19 सितंबर को कोच्चि में केरल में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन केरल के मत्स्य विभाग द्वारा भारत सरकार एवं यूरोपीय संघ के सहयोग से किया गया था, जिसमें लगभग 29 यूरोपीय देशों की सहभागिता रही थी। 22 का ए करेक्ट है। 23 नंबर है, 23 नंबर, भूतापी ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति के बारे में 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि भूतापी ऊर्जा संसाधन का अन्वेषण और विकास को सुगम बनाना होगा। बी से आंसर होगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर वर्ष 2070 तक नेट जीरो जो लक्ष्य है, ठीक है, उसको लेकर समर्थन और विशेषकर दूरस्थ जो आंतरिक क्षेत्र है उसमें सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर सुदृढ़ करने का बल देगा। ठीक है, और ये नवीकरणीय ऊर्जा मिशन भूतापी ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखेगा। भूतापी ऊर्जा ये पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा उत्पन्न एक स्थल विशिष्ट नवीकरणीय स्रोत है जो स्थानीय ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति उपयोगी सिद्ध करेगा। आंसर बी करेक्ट है। 24 है, विश्व का सबसे बड़ा बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर, ये स्थापित किया गया है गोलाघाट, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 सितंबर को असम के गोलाघाट जिले में किया था। ठीक है, ये संयंत्र लगभग जो 5000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया। इसमें बांस है ना, बम्बू, इसके यहाँ पर प्रमुख कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाएगा इसका। राइट, आगे आते क्वेश्चन नंबर 25। 25 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO ने मत्स्य की सब्सिडी समझौते के संबंध में विचार करना है। यह समझौता सितंबर 2025 में लागू हुआ था। पहली बात, 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये एकदम सही है। सेकेंड बात, भारत इस समझौते का पक्षकार में से एक है।
सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत मुख्य रूप से लघु मछुआरों की आजीविका और नीतिगत सुरक्षा के संदर्भित चिंताओं के कारण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है, पुष्टि नहीं की है। ओनली वन करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक से होगा 25 का। ठीक है, 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ से ये मोहनलाल सही आंसर होगा। भारत के सिनेमा जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 23 का 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में दिए गए हैं। 2023 का पुरस्कार लेकिन 2025 में दिए गए। ठीक है, ये मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को प्रदान किया गया है। कौन से मलयालम में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोहनलाल का संबंध कुछ प्रमुख, जैसे कि यहाँ पर 5 राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कारों को सम्मानित किए जा चुके हैं और ये सम्मानित किया गया, इनको पदक पद्मश्री है ना, पद्म विभूषण, ये सबसे सम्मानित किए जा चुके हैं। ये आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? 27 का जो आंसर हो जाएगा ये किया गया था कहाँ पर? करेक्ट आंसर बी, इसका सही आंसर होगा टोक्यो। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन टोक्यो जापान में 13 से 21 सितंबर 2025 तक हुआ था, है ना। और ये सचिव यादव ने पुरुषों को भाला फेंक स्पर्धा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। वर्तमान में चैंपियन नीरज चोपड़ा फाइनल में 8वें स्थान पर रहे थे। तो 27 का बी आंसर है। 28 नंबर है, प्रतिदर्श पंजीकरण सर्वेक्षण सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर 2013 में 40 से घटकर 2023 में कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर ये 25 हो गई है। कितनी हो गई? 25 हो गई है। ठीक है, और ये आंकड़ा एक दशक में 37% से अधिक की गिरावट को दर्शाता है। ठीक है, और कुल जो प्रजनन दर है TFR जिसको बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये वर्ष 2023 में 1.9 से मतलब 2021-22 में करीब 2% कम हुई है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है एक्स्ट्रा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, कब? डेट बतानी है आपको कब हुआ था। 29 का जो आंसर हो जाएगा ये हुआ था 2 से 4 सितंबर के बीच में। सेमिकॉन इंडिया 2025 एक 3 दिवसीय सम्मेलन था जो 2 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली में यशोभूमि परिसर पर आयोजित किया गया था। 2, 3 और 4 है ना, आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना और भारत में इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर मिशन को सुदृढ़ बनाना और भारत सेमीकंडक्टर मिशन के संबंध में ये 2021 में लॉन्च किया गया था और 76,000 करोड़ की वित्तीय परिव्यय भी किया गया इसके साथ में। तो जितनी बातें बताई वो सब आपको याद कर लेना है। पॉइंट आप लिखते रहो, ठीक है, क्योंकि बाद में क्वेश्चन अगर कहीं पर आएगा तो आप इनको याद करके क्वेश्चन कर पाओगे आप। ठीक है, आगे आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इससे मतलब भारतीय जो पहल है उसके बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। इसे कृषि और प्रसंस्करण खाद्य जो उत्पाद है निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा द्वारा प्रारंभ किया गया है। पहला क्या होगा? 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि एपेडा जो है ये कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया था। हाँ, ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, गलत नहीं है, सही है पहला। दूसरा, इसका उद्देश्य प्रोत्साहन के लिए 500 कृषि खाद्य पदों की टर्नओवर को समर्थन देना, स्टार्टअप्स को समर्थन देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन को लगभग 100 कृषि खाद्य स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना, न कि 500। गलत हो जाएगा। भारतीय का पूर्ण रूप भारत हब फॉर एग्रीटेक जो रेजिलियंस एडवांसमेंट एक्यूबेशन फॉर सपोर्ट एक्सपोर्ट एनेबलमेंट होगा, ये बात करेक्ट है। ठीक है, तो तीसरा सी नंबर करेक्ट है और ए नंबर करेक्ट है। तो मतलब क्या होगा? एक से अधिक करेक्ट हो गया। एक से अधिक का मतलब ये नहीं होता कि सभी करेक्ट हो गए। एक से अधिक का मतलब एक ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है। कोई भी 2 करेक्ट हो सकते हैं या कोई भी 3 हो सकता है। एक से ज़्यादा है ना, तो एक से अधिक मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस शहर को वर्ष 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन SCO के पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी को नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर ये चोलपोन अता, इसका सही आंसर होगा चोलपोन अता, इसका करेक्ट आंसर 31 का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में समाचारों में रहा विक्रम 32 जो है ये क्या है? विक्रम 32 क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम पूर्णतः स्वदेशी 32 माइक्रोबिट प्रोसेसर होगा। 32 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह डिजाइन एवं निर्माण दोनों स्तरों पर पूर्णतः स्वदेशी है और जो भारत के सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाएगा। और ये इसकी विशेषता होती है कि ये -55 डिग्री सेंटीग्रेड से +125 डिग्री सेंटीग्रेड तक के अधिक तापमान को भी यहाँ पर प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है। 32 का क्या होगा? सी करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी नहीं बी। 33 नंबर 33 है, भारत ने हॉकी एशिया कप 2025 में
निम्नलिखित में से किस टीम को पराजित करके खिताब जीता था? आंसर 33 का हो जाएगा, ये जीता था सी दक्षिण कोरिया। इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। हॉकी ने भारत में हॉकी में एशिया कप 2025 का फाइनल में बिहार के जो राजकीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें दक्षिण कोरिया को 4-1 से पराजित करके खिताब अपने नाम किया था। यह भारत का चौथा एशिया कप खिताब था जिसमें 8 वर्ष का प्रतीक्षा काल समाप्त हुआ है। इस जीत के साथ भारत ने FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 नीदरलैंड और बेल्जियम के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 34 है चंद्रपुरम पेन्नुसामी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। कौन से नंबर के? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये 15वें। ठीक है, श्री पी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से अंतर से हराया था। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 35 हो गया, 34 हो गया, 35 है अन्नपूर्णा राय को 82 में वेनिस फिल्म महोत्सव जो था ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक है उसका पुरस्कार किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 35 का, ये प्रदान किया गया है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। इसका करेक्ट आंसर होगा 35 का बी नंबर। ठीक है, उनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, आंसर भी करेक्ट है। 36 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर राज्य है? करेक्ट आंसर 36 का हो जाएगा, ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और त्रिपुरा, और कौन सा है? गोवा। ठीक है, पूर्ण साक्षर राज्य है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 में 99.3% साक्षरता दर प्राप्त हुई थी। उसके पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किया गया था जो कि निर्धारित बेंचमार्क में 95% से अधिक है। यद्यपि केरल की साक्षरता दर उच्च है तथापि इसके विशेष वर्गीकरण के अंतर्गत इसको पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में नहीं घोषित किया गया था। त्रिपुरा पहले से ही श्रेणी में शामिल है और गोवा को भी पूर्णतः राज्यों में गिना गया है। त्रिपुरा, गोवा और हिमाचल हो गया। ठीक है, केरल याद रखना है, केरल इसमें नहीं है। 134 है इसका आंसर। ठीक है, केरल क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर केरल को साक्षरता दर उच्च तो है लेकिन यहाँ पर इसी विशेष वर्गीकरण के अंतरिक औपचारिक रूप से इसे साक्षर राज्य घोषित नहीं बताया गया इसमें। 37 नंबर है। 37 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का विषय क्या था? 37 का आंसर हो जाएगा, इसका विषय, इसका थीम था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का डिजिटल युग साक्षरता बढ़ावा देना, और ये था इसका थीम। ठीक है, और यहाँ पर ये विषय साक्षरता बढ़ाने को लेकर के डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को रेखांकित करेगा। साथ ही डिजिटल परिवेश में आजीवन अधिमय जो प्रोत्साहित है उसका करने पर भी जोर देगा। 37 बी। 38 नंबर है विशाखापट्टनम घोषणा पत्र के बारे में विचार करना है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है 38 का आंसर विशाखापट्टनम घोषणा डिजिटल शासन को सिविल सेवा सुधार कर लेकर होगा। 38 का बी आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसमें इसका विषय क्या था? थीम विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल रूपांतरण, है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर होगा। 39 नंबर है अग्नि प्राइम जो मिसाइल उसके बारे में विचार करना है। ये 2 चरणों वाली ठोस ईंधन स्वचालित बैलिस्टिक मिसाइल होगी। 39 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड बात है इसे रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से प्रक्षेपित किया जा सकता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इसकी परिचालन क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक होगी। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है जो कि 5000 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगी बात। तीसरा, ये पारंपरिक एवं परमाणु दोनों प्रकार के आयुध वहन करने में सक्षम बनाएगा। चौथी बात यहाँ से क्या होगी? चौथी बात यहाँ से हो जाएगी जो ये करेक्ट है। ठीक है, 1 2 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 से 40 इसमें बोले हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया गोकुल जलाशय बिहार के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा, ये स्थित है बक्सर में। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। गोकुल जलाशय 448 हेक्टेयर को रामसर स्थल घोषित किया गया है और ये बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। ठीक है, और बिहार की अन्य रामसर स्थल जैसे कि उदयपुर झील जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और वर्तमान भारत में 93 रामसर स्थल हैं जो करीब लगभग 1360719 हेक्टेयर क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत बनाते हैं। ठीक है, 13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्र विस्तृत है इसके लेकर के। ठीक है, रामसर जो हमारे स्थल होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ होती हैं जो जैव विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा सतत आजीविका को प्रोत्साहन करती है। आंसर क्या होगा? 40 का बी। 41
भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 41 का आंसर हो जाएगा, यह स्थित है पाक की खाड़ी में। सी यहाँ से आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 42। वर्ष 2025 में साहित्य का नोबेल जो पुरस्कार है सम्मानित लास्चलो और कासजनहोरकाई किस देश से सम्मानित है? आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हंगरी के। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ये अपनी जटिल और दार्शनिक लेखन शैली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और इन्हें कर्टेज के पश्चात साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये दूसरे हंगेरियन लेखक भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में विचार करना है। ये किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था कहाँ पर? सी बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था, ठीक है। 12 से 14 अक्टूबर को बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ था। यह इस शिखर सम्मेलन की स्थापना 2009 में चैरिटी यूनिवर्सिटी सेमेरियन बर्लिन के 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बारे में विचार करना है 2025 को। ये किस शहर में आयोजित किया गया था? 44 का आंसर हो जाएगा, ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली, इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका इसका यहाँ पर आयोजन दूरसंचार विभाग जो था और यहाँ पर सेलुलर ऑपरेटर हैं एसोसिएशन ऑफ इंडिया उसके द्वारा किया गया था। और IMC को एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी एक्सपो माना जाता है, जिसमें 150 से अधिक देशों की भागीदारी और लगभग 1.5 लाख प्रतिभागी शामिल होते हैं, ठीक है। 44 का सी। 45 आधार से संबद्ध नवाचार और प्रौद्योगिकी योजना जो है सीता, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि आधार से संबद्ध नवाचार और प्रौद्योगिकी योजना को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है UIDAI द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। सीता का प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल पहचान क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य स्टार्टअप शिक्षा जगत को और जो उद्योग हैं उसको एक साथ लाकर UIDAI के साथ मिलकर काम करना। ये योजना जैसे कि आधार जो प्रौद्योगिकी होती है उसको बढ़ावा देगा, ठीक है, और स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा देगा, है ना। भविष्य में उन्मुख पहचान को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सह विकास को बढ़ावा देगा। तो ये सब तीनों पॉइंट आपको याद रखने 45 के। आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार के किस जिले में अत्यधिक यहाँ पर 6 सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा से, ये सी पूर्णिया से करेक्ट आंसर है। बिहार के पुणे जिले में स्थित सीमेंट स्टेशन केंद्र अत्याधुनिक 6 यहाँ पर जो सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। इसका विकास राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार की लगभग 10 करोड़ की सहायता से यहाँ पर किया जाएगा। इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 लाख खुराक होगी, जिसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ करना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये लगभग 90% सटीकता के साथ मादा जो बछड़ा है उसके उत्पादन करने को लेकर संभावना आती है, जिसमें निम्नलिखित लाभ होते हैं जैसे कि दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है, और किसानों को अत्यधिक बोझ की कमी पड़ती है ना। तो यहाँ से आंसर सी होगा। 47 नंबर है, 47 बोला है भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? 47 का आंसर हो जाएगा, ये स्थित है कहाँ पर? लखीसराय, इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के लखीसराय जिले के कजरा में स्थापित किया गया था और इस परियोजना का क्षमता लगभग 301 मेगावाट और सौर ऊर्जा तथा 495 मेगावाट घंटे की भंडारण क्षमता होगी। ये दिन के दौरान सौर ऊर्जा के भंडारण को और रात के दौरान इसके उपयोग को सक्षम बनाता है, जिससे निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होती रहती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का सी। 48 मखाना महोत्सव 2025 बिहार को किस स्थान पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर 48 का हो जाएगा, ये आयोजित किया गया था पटना, इसका सही आंसर होगा। मखाना महोत्सव 2025, ठीक है, इसका आयोजन बिहार के पटना में स्थित ज्ञान भवन पर जो गांधी मैदान है उसमें किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ पर भाग लिया था और मखाना संस्कृति समृद्धि तक शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई थी। केंद्र सरकार ने 475 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक मखाना बोर्ड की स्थापना की है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी। 49 ने विशेष गहन पुनरीक्षण के पश्चात 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित बिहार की अंतिम मतदाता सूची मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा, ये थी 7.42 करोड़, ठीक है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में भारत का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता शैलेश कुमार किस जिले से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर, ये संबंधित है जमुई से। बी आंसर क्या होगा? आंसर होगा भारत के शैलेश कुमार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में ये पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था और ये बिहार के जमुई जिले में इस्लाम नगर गांव से संबंधित है, ठीक है। 50 बी
51 पाक जल टर्मोबत और मन्नार की खाड़ी भारत के निम्नलिखित में से किस देश के लगा देंगे? आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये श्रीलंका इसका सही आंसर होगा। 51 का बी श्रीलंका करेक्ट आंसर है। ये जल निकाय दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक समुद्री सीमा का काम करेंगे। 52 बैरन द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ये स्थित है अंडमान द्वीप समूह में, सी आंसर होगा। ये अंडमान सागर के मुख्य अंडमान पर्वत के पूर्व में स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्षेत्र भारत बर्मा प्लेट सीमा से संबंधित जो विवर्तनिक गतिविधि है उसके अंतर्गत आने वाले जो निमग्न ज्वालामुखी पर्वत है उसकी श्रृंखला का हिस्सा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा आमतौर पर तत्व कम होते हैं कौन से? 53 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से क्या? फास्फोरिक। क्या होते हैं? काली मृदा में आमतौर पर फास्फोरिक तत्व कम होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 54 का जो आंसर हो जाएगा ये काफी न्यूज में भी है। प्रोजेक्ट टाइगर इसका शुभारंभ 1973 इसको हो जाएगा। ठीक है, 1973 में जो तेजी से घटती जो बाघों की आबादी उसके संरक्षण को लेकर यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। राइट, और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाघों की जो आवास है इसके संरक्षण और अवैध जो शिकार है उसको नियंत्रित करना और शिकार के आधार पर संवर्धन और संपूर्ण परिस्थिति तंत्र का संरक्षण करना। वर्तमान में ये योजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। 54 का सी। 55 55 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। इसे मूलतः संरक्षित क्षेत्र और इसके राज्य कौन कौन से हैं? 55 का पहला यहाँ से क्या होगा? ये बोला है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो क्या होगा? एक का 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ना, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल। कहाँ पर होगा? पश्चिम बंगाल, बी का 2। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। हाँ ठीक है, सही बात है। आगे पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार केरला करेक्ट आंसर क्या होगा? 55 का ये करेक्ट है। 56 नंबर है, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है किस प्रजाति के संरक्षण के लिए माना जाता है? चंबल घाटी चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस प्रजाति के लिए संरक्षण के लिए माना जाएगा? आंसर हो जाएगा 56 का ये माना जाता है घड़ियाल के लिए। बी आंसर करेक्ट आंसर 56 का होगा। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं होती है कि ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विस्तृत है और ये घड़ियालों की एक महत्वपूर्ण आबादी को लेकर के आश्रय प्रदान करता है। और ये अन्य जलीय प्रजातियों जैसे कि इनका वास होता है गंगा डॉल्फिन का और मगरमच्छ का भी। ठीक है, करेक्ट आंसर 56 का बी। 57 नंबर है, 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में भौगोलिक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित झीलों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर क्या होगा? 57 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा, पहला आएगा वेम्बनाड, दूसरा कोलेरू नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा आपका पुलिकट, फिर तीसरा आपका कोलेरू। 3 1 2 है ना। 57 का क्या होगा? 3 1 2 कैसे? 3 में क्या है? वेम्बनाड है ना। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है जो मालाबार तट के साथ फैली हुई है और स्पष्ट रूप से सबसे दक्षिणी झील है। पुलिकट क्या होगा? जो पुलिकट है ये कोलेरू से दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई तट पर दक्षिण की ओर स्थित है। और कोलेरू झील कहाँ पर होगी? ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टाओं के बीच स्थित है और ये तीनों झीलों है सबसे पेचकर सबसे ऊपरी दिशा में होगी, है ना। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 3 1 2 डी। 58 नंबर है, 58 मानसून पूर्व वर्षा जिसे स्थानीय रूप में आम्र वर्षा भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आमतौर पर होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का डी। इनमें से एक से अधिक कौन कौन सा? एक से अधिक मतलब देखो, आम वर्षा केरल और कर्नाटक के मानसून जो होते हैं उसमें जो पहले होने वाली वर्षा की घटना होती है ये वर्षा आम के शीघ्र पकने में सहायक होती है और इस कारण से नाम दिया गया आम वर्षा। तमिलनाडु में इस तरह के विशिष्ट पूर्व मानसून पर जो वर्षा होती है आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ स्थानीय संवहनी गतिविधियां से संबंधित होती है। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। 61 है, 59 61 नहीं 58 के बाद 59 आता है ना। 59 नंबर है, इसमें बोला कपास की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? विचार करना है। पहली बात है, पहले बोला इसमें कि कपास मुख्य रूप से रबी की फसल है। 59 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये यहाँ से जो पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। कपास मुख्य रूप से रबी की फसल नहीं है ना, तो किसकी है? ये खरीफ की फसल है और इसे पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं।
सेकेंड बात है कपास की खेती के लिए कम तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गलत बता रहा है, क्योंकि कपास पौधे का उद्गम स्थल माना है और ये सूती उद्योग के वस्त्र कच्चे माल को लेकर है। राइट। दक्कन का पठार का जो कपास मृदा के शुष्क भागों में कपास की वृद्धि अच्छी होती है। इसके कपास के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई, पाला रहित लगभग 210 दिन तेज धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन 60 है 60 नंबर। कुंतली मुख खदानें निम्नलिखित में से किसके निष्कर्षण के लिए प्रसिद्ध होंगी? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। डी आंसर होगा, क्योंकि कुंतली मुख खदानें विश्व में लौह अयस्क के लिए सबसे बड़े भंडारों में से एक हैं और कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित कुंतली मुख खदानें 100% निर्यात इकाई होंगी। यहाँ से निष्कर्षित जो अयस्क है इसको स्लरी पाइपलाइन के माध्यम से मंगलोर निकट स्थित बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। आंसर डी। 61 है भारत की मानक मध्यम रेखा निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर 61 को जाएगा सी, मिर्जापुर इसका सही आंसर होगा। ये पूरे देश के लिए एक समान समय बनाए रखने हेतु इसका उपयोग भारतीय मानक समय रेखा AIST जो है ना, उसके आधारित लेकर करती है। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, 61 हो गया, 62 नंबर देखते हैं। 62 है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल अरब सागर में प्रवाहित करती हैं? करेक्ट आंसर 62 को जाएगा, ये एक तो नर्मदा, तापी, माही और पेरियार, सभी यहाँ से करेक्ट होंगे। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिकांश भारतीय नदियाँ के विपरीत जो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं, ये नदियाँ पश्चिम बंगाल या पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण अपवाद होती हैं। ठीक है, और तीव्र ढाल और संकीर्ण तटीय मैदानों के कारण ये समानता डेल्टा के स्थान पर जोरनमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। 63 नंबर क्वेश्चन है 63 नंबर देखते हैं। झेलम नदी के संबंध में विचार करना है। ये नदी सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। ये वेरीनाग का एक स्रोत से निकलती है। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ये जम्मू नगर और वुलर झील से होकर बहती है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर ये श्रीनगर और वुलर झील से होकर बहती है, ना कि जम्मू नगर से। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। 64 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का सही आंसर यहाँ से ये मैसीराम करेक्ट आंसर है। मेघालय की खासी पहाड़ों में स्थित मैसीराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है और मेघालय पठार के पवनाभिमुख भाग में स्थित होने के कारण यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें ऊपर उठने के लिए बाद होती है, जिससे अत्यधिक वर्षा होती है। और चेरापूंजी भी सबसे अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर मासीराम के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, 64 का भी। 65 नंबर है। 65 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ की फसलें होंगी? ठीक है, खरीफ की फसलें कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से देखो, मूंगफली खरीफ की फसल है और भारत में तिलहन उत्पादन के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरा सही है। अलसी और सरसों रबी की फसलें होती है जिन्हें शीतकाल में उगाते हैं। ठीक है, तिल समानता उत्तरी भारत में खरीफ के और दक्षिणी भारत में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है, जबकि यहाँ पर जो अरंडी होती है ये दोनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है। तो आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सी आंसर होगा। 66 नंबर है। सूची दो को मैच करते हैं। खनन क्षेत्र और इसका राज्य कौन कौन से होंगे? पहला है पंचपतमली खदानें, है ना। पंचपतमली खदानें जो होती है पंचपतमली हाँ खदान ओडिशा कोरापुट जिले में प्रमुख बॉक्साइट भंडार होगा ये। ठीक है, बालाघाट खदानें जो होती है ये मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण तांबा खदान को लेकर होगा। और खेतड़ी जो खदानें होती हैं ये राजस्थान के प्रमुख तांबा पट्टी है। राइट, और जिवाई खदान मेघालय कोयला खनन क्षेत्रों का। करेक्ट आंसर 66 का क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है। कोयले के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कम, नमी अधिक तथा ऊष्मीय मान कम होता है। 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। लिग्नाइट उच्च श्रेणी का कोयला है जिसमें नमी कम होती है और इसका मुख्य उपयोग धातुकर्म प्रक्रियाओं में कर सकते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि लिग्नाइट निम्न श्रेणी का भूरा कोयला होता है जिसमें नमी अधिक होती है और इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उत्पादन में करते हैं, ना कि धातुकर्म में। गलत होगा। एंथ्रेसाइट सर्वोच्च गुणवत्ता का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 67 का आंसर सी करेक्ट आंसर है। 68 नंबर है। इसमें बोलेगी एल नीनो के संबंध में विचार करना है। ये पेरू और इक्वाडोर के तट पर समीप गर्म समुद्री धारा के प्रकट होने से संबंधित होगा। 68 का पहला करेक्ट है। ये समानता क्रिसमस के आसपास घटित होता है। ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि इसे क्राइस्ट चाइल्ड के नाम से
नामित किया जाता है, क्योंकि ये कि प्राय क्रिसमस के आसपास ही घटित होता है। ठीक है, दोनों बातें क्या है 68 का सही है। 69 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करें। बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम गलन संयंत्रों के कच्चे माल के रूप में करते हैं। पहली बात 69 का पहला करेक्ट है। भारत में पोटास का पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि यहाँ व्यावसायिक रूप से उपयोगी भंडार उपलब्ध नहीं है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि भारत में पोटास व्यावसायिक रूप से उपयोगी भंडार उपलब्ध नहीं होते, इसलिए इसका पूर्णतः आयात किया जाता है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 चीनी उद्योग के संबंध में विचार करना है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व का चीनी में सबसे बड़ा उत्पादक होगा। पहली बात यहाँ से गलत है ना? क्यों गलत है? क्योंकि भारत दूसरा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक होगा ब्राजील के बाद, यद्यपि गुड़ और खांड सारी उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहेगा। सेकेंड बात है, दक्षिणी राज्यों में उत्पादित गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि दक्षिण राज्यों में जो उगाए जाने वाले गन्ने होते हैं उसमें सुक्रोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और जलवायु अनुकूल को लेकर पेराई लंबी अवधि के लेकर होती है इसमें। तो सेकंड करेक्ट है, पहला गलत होगा। 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मुख्य भूमि के सुदूर पूर्वी देशांतर को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसे देशांतरी विस्तार के परिणामस्वरूप भारत में विभिन्न हिस्सों में स्थानीय समय में विभिन्नताएं आती हैं, और हालांकि एक ही मानक समय IST का पालन किया जाता है। ठीक है, डी करेक्ट होगा। क्या होगा? डी होगा 71 का। हाँ, डी सही है। 72 बोला है कि हाँ देखते हैं 72 निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब, इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में टांडी और चंद्रभागा नदियों के संगम से बनती है, और ये अपनी ऊपरी भाग में से चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पुनः सिंधु तंत्र में मिल जाएगी। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं? गन्ने की खेती के लिए पर उपयुक्त है, तो एक तो हो जाएगा यहाँ से, इसमें तापमान सीमा 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा, फसल के मौसम के दौरान ठंडी और शुष्क जलवायु। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है, क्योंकि शीत और शुष्क जलवायु की आवश्यकता परिपक्वता चरण के दौरान होती है, न कि वृद्धि के चरण के दौरान। ये बात गलत हो जाएगी। दो बातें सिर्फ करेक्ट है, 1 और 2। 74 नंबर है, उच्च श्रेणी का हेमेटाइट लो एस्क पाया जाता है किसमें, कहाँ पर? आंसर हो जाएगा 74 का, ये पाया जाता है एक तो देखो बेलाडीला जो है छत्तीसगढ़, इसमें अत्यंत उच्च ग्रेड का हेमेटाइट भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, सिंहभूमि में प्रमुख हेमेटाइट खनन क्षेत्र जैसे नोवामुंडी है ना, वो सब होता है। और बादाम पहाड़ में उड़ीसा महत्वपूर्ण हेमेटाइट भंडार है। कौन सा हेमेटाइट भंडार स्थित है? इस क्षेत्र में इस्पात उत्पादन हेतु उपयुक्त अयस्क के लिए प्रसिद्ध होगा। पूछा क्या गया था हेमेटाइट को लेकर के आपका एक तो तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है ना, और एक यहाँ से आपका जो स्टेटमेंट होगा बुलेडिला ये भी करेक्ट हो जाएगा, अत्यंत यहाँ पर ग्रेट हेमेटाइट है, और सिंहभूमि भी यहाँ पर करेक्ट होगा। तीनों हाँ करेक्ट है, एक से अधिक बात है। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निहारिका परिकल्पना के संबंध में विचार करना है। इसका प्रारंभिक प्रतिपादन इमैनुएल कांट द्वारा किया गया था। 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये घूर्णनशील गैसीय मेघ में ग्रहों के निर्माण की व्याख्या करती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्पष्ट करती कि ग्रहों का निर्माण गैस एवं धूल के घूर्णनशील मेघ निहारिका से हुआ है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा बोला है कि ये मानती कि ग्रहों का अस्तित्व सूर्य के निर्माण से पूर्व हुआ था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यह परिकल्पना बताती कि सूर्य का निर्माण पहले हुआ था। ठीक है, इसके पश्चात आसपास के जो उपस्थित पदार्थ हैं ग्रहों के निर्माण हुए थे, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग 75 ही क्वेश्चन आज यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन कवर करेंगे। और यहाँ पर टेस्ट नंबर कौन सा है? ये टेस्ट नंबर आपका BPSC का 5वां पेपर है, दृष्टि है इसका। ठीक है, ये खत्म होने के बाद पार्ट 2 हम लोग करेंगे। पार्ट 2 खत्म होने के बाद क्या करेंगे? टेस्ट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 6 को करेंगे। ऐसे करके करेंगे, जो आगे आता जाएगा उसको बाद में करेंगे, जो छूट रहा है उसको हम लोग पहले कर लेंगे। तो इस टाइप से हम लोग ऐसे करके पूरा पेपर करेंगे। राइट, एंड करते हैं। बाकी कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और सुबह मैं आपको करा चुका हूँ, परफेक्शन है इसका टेस्ट यहाँ पर 6ठा है, वो मैं करा चुका हूँ सुबह, तो वो भी देख सकते हो। ठीक है,
तो एक एक क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर जो है कम से कम 150 क्वेश्चन आप रोज सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखो क्वेश्चन के साथ साथ आपको टॉपिक भी पढ़ते जाना है। जैसे मान लो निहारिका परिकल्पना क्या होती है ना, जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आप बीपीएससी पूछे, तो इसके बारे में एक चीज़ आप पढ़ते जाओ। तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा आपके पेपर लगाते लगाते पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप अगर टॉपिक के हिसाब से अगर कवर करोगे तो, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कुछ पूछना है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपको वहाँ पर शेयर करूँगा, ठीक है। और आपको अपडेट देता रहूँगा कौन सा पेपर कब होना है, तो इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, है ना। सर्च करोगे टेलीग्राम पे यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, ठीक है, यूकेटी। तो एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।